हेलो 11th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की सेकेंड बुक पढ़ना शुरू किया है और सेकेंड बुक का हम लोगों ने लेसन 2 अभी ख़त्म किया ना। लेसन 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें उन्होंने भारत के भौतिक भागों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 6 भौतिक भाग पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक, तो आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करेंगे और वो है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है बच्चों? अपवाह तंत्र, है ना। तो अपवाह तंत्र का आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिन पॉइंट्स को देखेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे, जिन बिंदुओं के बारे में, वो है हमारा सबसे पहला है अपवाह तंत्र क्या है ना। जैसा कि आपका टॉपिक का नाम ही है क्या बच्चों, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ना। तो अपवाह तंत्र क्या है ये देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जल ग्रहण क्या होता है, यानी कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, अपवाह द्रोणी क्या है, जल संभर यानी वाटर शेड क्या होता है, और मुख्य अपवाह प्रतिरूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अपवाह तंत्र क्या है, किसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अपवाह में बच्चों, अपवाह का मतलब होता है प्रवाह, है ना। और प्रवाह किस चीज़ का? पानी का, जल का, है ना। तो जब नदियों का, है ना, नदियों का, बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ और सरिताएँ, छोटी छोटी नाले, है ना, ये सब बच्चों क्या होती हैं, एक साथ मिलकर उनका जल एक ही दिशा में जब प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र, है ना। यानी जब वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, नाले, सरिताएँ, ये सब मिलकर एक साथ क्या होती हैं, जब एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, तो इसी प्रवाह प्रणाली को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि नदियाँ जो हैं ना, नदियाँ सभी एक जैसी नहीं होती ना। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बारहमासी होती हैं। बारहमासी का मतलब जिनमें 12 महीने पानी रहता, जल से भरी रहती हैं, जिनको हम सदा नीरा भी बोलते हैं ना। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो 12मासी नहीं होती हैं, अल्पकालिक होती हैं या मौसमी होती हैं, जिनमें बारिश में पानी रहता है और बाकी दिनों वो सूख जाती हैं। तो अपवाह तंत्र में हम लोग इन्हीं नदियों के बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया अपवाह तंत्र क्या है। तो अपवाह तंत्र में जो होता है वो नदियों के जो प्रवाह है ना, उसको हम बोलते हैं। जब नदियों का पानी एक ही दिशा में क्या होता है, एक निश्चित दिशा में बहता है, तो उसी प्रवाह प्रणाली को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह में केवल एक नदी नहीं होती है, बल्कि एक बड़ी नदी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, सरिताएँ होती हैं, और ये सब मिलकर एक साथ क्या होती हैं, एक दिशा में जब प्रवाहित होने लगती हैं, बहने लगती हैं, तो उसी प्रवाह प्रणाली को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, जल ग्रहण, कैचमेंट एरिया क्या होता है। जल ग्रहण, ग्रहण करना, ग्रहण का मतलब तो आप जानते हो, ग्रहण मतलब कहीं, है ना, लेना, लाना, लेना या स्वीकार करना, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, ग्रहण करना। तो जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, यानी वो क्षेत्र, अपवाह तंत्र में अगर हम लोग जल ग्रहण का अर्थ देखें तो जल ग्रहण उस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों, जहाँ से नदी जो है अपने साथ जल बहा कर लाती है। मान लीजिए ये कोई जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, और इस जल ग्रहण क्षेत्र में जो नदी बह रही है, वो इस जल ग्रहण क्षेत्र से क्या करती है, अपने साथ जल बहाकर क्या करती है, ले जाती है।
तो जिस क्षेत्र से नदी क्या करती है, अपने साथ जल बहा कर लाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, अपवाह द्रोणी क्या होती है। अपवाह द्रोणी को नदी द्रोणी भी बोला जाता है, चाहे अपवाह द्रोणी बोलिए चाहे नदी द्रोणी कहिए। तो अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणी किसको बोलते हैं, तो अपवाह द्रोणी यानी मान लीजिए कोई एक मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियाँ द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, यानी जिस क्षेत्र में वो नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं ना, उस क्षेत्र को ही, उस अपवाहित क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोला जाता है या अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब इसी अपवाह द्रोणी को, यानी एक अपवाह द्रोणी को, है ना, दूसरे द्रोणी से अलग करने की जो सीमा होती है, यानी जब दो अपवाह द्रोणियों को कोई सीमा एक दूसरे से क्या करे, अलग करे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों जल विभाजक। यानी उस सीमा को हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर आप इस मानचित्र में देखें तो ये है आपका बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक लाइन है ना, ये काली रेखा जो है ये जल विभाजक है, जो उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। ये जल विभाजक रेखा जो है वो हमारी जो दिल्ली कटक है, जो दिल्ली के निकट पहाड़ियाँ हैं, इधर अरावली है, फिर इधर ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं यानी सह्याद्री वगैरह हैं। ये दक्षिण की जो नदियाँ हैं और जो उत्तर की नदियां हैं, या अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को ये सीमा क्या करती है, ये विभाजक रेखा क्या करती, अलग करती है। इसीलिए इसको बोला गया है जल विभाजक रेखा, है ना। तो जल विभाजक होता है जब दो द्रोणियों को कोई सीमा क्या करता है, अलग करता है ना, तो उसको हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अब आता है जल संभर, यानी जिसको हम वाटर शेड कहते हैं। जैसे बच्चों अपवाह द्रोणी होती है यानी नदी द्रोणी होती है। नदी द्रोणी जो होता है वो जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, है ना, उनके अपवाह क्षेत्र को हम अपवाह द्रोणी या नदी द्रोणी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जल संभर जो होता है वो छोटी छोटी नदियों का, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, इनका जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको हम जल संभर बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी नदियों के अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी बोलते हैं। छोटी छोटी नदियों और नालों के जो अपवाह क्षेत्र होते हैं या अपवाहित क्षेत्र होते हैं उनको हम जल संभर कहते हैं। अपवाहित क्षेत्र का आकार बच्चों बड़ा होता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी नदियाँ होती, मुख्य नदी होती है, और जल संभर का जो क्षेत्र होता है अपवाहित क्षेत्र, वो उसका आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी नदियाँ और नाले आदि जो हैं वो प्रवाहित होते हैं। तो इतना समझ में आ गया बच्चों आपको कि अपवाह तंत्र क्या है, जल ग्रहण क्या है, अपवाह द्रोणी नदी द्रोणी किसको बोलते हैं, और जल संभर क्या होता है। अब आता है हमारा इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, मुख्य भारत के मुख्य अपवाह प्रतिरूप, यानी कुछ हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ प्रमुख या मुख्य अपवाह प्रतिरूप हैं या पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न, वो है हमारा पहला वृक्षाकार प्रतिरूप, है ना। दूसरा है आर्य प्रतिरूप, इसको अपकेंद्रीय प्रतिरूप भी कहते हैं। तीसरा है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। चौथा है अभिकेंद्री प्रतिरूप। पांचवा है आपका पांचवा यही हो गया बच्चों अपकेंद्रीय, या इसको हम आर्य प्रतिरूप भी कहते हैं। तो सबसे पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप। जैसा कि नाम से ही बच्चों आपको लग रहा है वृक्षाकार, वृक्षाकार का मतलब पेड़ के समान, है ना। तो जब नदी जो है मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो उनका प्रवाह किस आकार में होता है, पेड़ की शाखा। आप देख सकते हैं ना इस डायग्राम में कि ये मुख्य नदी जिसको मैंने एरो से दिखाया है, और ये छोटी छोटी सहायक नदियां जो इसमें मिल रही हैं, और ये सब मिलकर किस तरह का आकार बना रही हैं,
पेड़ पेड़ के समान ना, पेड़ की शाखाओं के समान। तो इसीलिए इसको बोला गया है, इस तरह के प्रतिरूप को या प्रारूप को बोला जाता है वृक्षाकार, क्योंकि इसमें नदियों का जो आकार है बहने का वो पेड़ के समान है, पेड़ की शाखाओं जैसा है। दूसरा प्रतिरूप क्या है बच्चों, वो है हमारा आर्य प्रतिरूप। आर्य प्रतिरूप में क्या होता है कि इसमें नदियाँ जो हैं एक स्थान से निकलकर कई दिशाओं में क्या होने लगती हैं। अब देख सकते हो आप इसमें सब नदियों को मैंने दिखाया है और ये एरो से उनकी दिशा दिखाई गई है। तो ये नदियाँ, जब नदियाँ जो हैं वो किसी पर्वत से, है ना, निकल कर चारों यानी सभी दिशाओं में क्या होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं, यानी बहने लगती हैं, तब जो पैटर्न बनता है, प्रतिरूप बनता है, वो कहलाता है आर्य प्रतिरूप। इस प्रतिरूप को आर्य प्रतिरूप भी कह सकते हो, अपकेंद्रीय प्रतिरूप भी कह सकते हैं। अपकेंद्रीय इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो नदियाँ होती हैं, मान लीजिए ये बीच में क्या है, कोई पर्वत है ना, इस पर्वत से नदियाँ जो हैं वो निकलने के बाद चारों दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में क्या होने लगी, बहने लगती हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्य प्रतिरूप। तीसरा प्रतिरूप कौन सा है, जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप ये वाले चित्र में आप देख सकते हैं। जब मुख्य नदियाँ, है ना, क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियाँ उनमें समकोण पर क्या होती हैं, मिलती हैं। वैसे अब ये मैंने एक नदी बनाई है ना, एरो से जिसको दिखाया, ये मुख्य नदी है, बड़ी नदी, और ये जो छोटी छोटी नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं जो इससे मुख्य नदी से समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण पर आकर मिल रही हैं। तो जब नदियां इस तरह का प्रतिरूप बनाती हैं तो जालीनुमा आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है, जालीनुमा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप वो होता है बच्चों जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में या गड्ढे या गर्त में क्या होती हैं, गिरती हैं। तो ऐसे प्रतिरूप को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अप में क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं और चारों दिशाओं में बहती हैं, और अभी में क्या होती हैं, चारों दिशाओं से आकर बीच में गिरती हैं। अब ये बीच वाला भाग झील भी हो सकता है, गड्ढा भी हो सकता है। तो जब चारों दिशाओं से नदियाँ आकर किसी झील में या किसी गर्त या गड्ढे में आकर गिरती हैं, तब जो नदियों का प्रतिरूप बनता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो हमारा जो रेगिस्तान है बच्चों, भारत का भी पिछले ही अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल, उसमें हमने बताया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि रेगिस्तान की ज़्यादातर भारत की नदियाँ जो हैं वो समुद्र में नहीं जा पाती और वो वहीं रेत में ही क्या हो जाती हैं, या तो गायब हो जाती है या झीलों में मिल जाती हैं। जो रेगिस्तान में झील हैं उन झीलों में उनका पानी क्या हो जाता है, जाकर मिल जाता है। तो रेगिस्तानी भागों में इस तरह का प्रतिरूप जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी अंतःस्थलीय अपवाह जो है रेगिस्तानों में यानी मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये है बच्चों कुछ प्रमुख ना नदी अपवाह तंत्र प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जल विसर्जन के आधार पर नदियों का जो अपवाह तंत्र है भारत में उसको 2 समूहों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। जल विसर्जन मतलब समुद्र में जो नदियाँ पानी लाकर गिराती हैं, तो उसके आधार पर 2 समूहों में बांटा गया। पहला समूह कौन सा है, अरब सागर का अपवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, है ना। जैसे अभी हमने बताया था कि अरब सागर का अपवाह तंत्र ये वाला है,
ये है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही हैं वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। इधर गुजरात में देखिए साबरमती और माही नदियाँ, इधर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, है ना, ये वो नदियाँ। और इधर दक्षिण में जाओगे तो पेरियार है। तो ये वो नदियाँ हैं जो अपना पानी कहाँ विसर्जित कर रही हैं? अरब सागर में, है ना। यानी 23% जो भाग है इस अपवाह तंत्र का, वो अरब सागर में ये नदियाँ क्या करती हैं? डालती हैं। अब वहीं दूसरा जो हमारा समूह है अपवाह तंत्र का, वो है बंगाल की खाड़ी का, है ना, अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं उसमें आप इधर से चलिए तो ये है ब्रह्मपुत्र, इधर चलिए तो गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियाँ, इधर चलिए तो ये है महानदी, इधर आइए तो ये है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सभी नदियाँ क्या हैं? बड़ी बड़ी नदियाँ जो कहाँ अपना पानी विसर्जित करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। यानी जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, इसमें जो गिरने वाली ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो लगभग आपका 77% जल जो है वो अपना बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं बच्चों? विसर्जित करती हैं, यानी गिराती हैं। तो इस प्रकार से जल विसर्जन के आधार पर हम अपवाह तंत्र को 2 समूहों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का समूह और अरब सागर का समूह। क्यों इनको 2 भागों में बांटा गया? अब इसी वाली काली रेखा को ध्यान में रखेंगे। ये काली रेखा जो है ये जल विभाजक है ना। जल विभाजक क्यों है? क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो विभाजक का काम करती। इधर अरावली की पहाड़ी है राजस्थान और एमपी के इधर दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं। इधर आइए तो इधर विंध्याचल वगैरह हैं, सतपुड़ा वगैरह हैं। इधर आइए तो ये पश्चिमी घाटी है। ये सीमा रेखा है बच्चों जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को 2 भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। इसी जल विभाजक के कारण भारत की कुछ नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं और अधिकांश नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग भाग इसका आगे का पोर्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।